सर आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री आज हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री दुनिया को समझने के लिए जो सा इल्म इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एटम्स, उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी एक कंपाउंड है वो कितने एटम से मिलकर बना, एक कंपाउंड है वो कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, एक एलिमेंट है वो कितने एटम से मिलकर बना है, एक एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना है। ये कॉम्पोजिशन होती है। स्ट्रक्चर की में क्या होता है, वो कितने बॉन्ड से मिलकर, कितने बॉन्ड्स हैं उसमें, उस स्ट्रक्चर में, उस कॉम्पोजिशन में, यानी कि एक दूसरे से एटम्स कौन से बॉन्ड्स के ज़रिए जुड़े होते हैं वो कहते हैं स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ क्या है उनकी, जब वो डिगना प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन, जब वो डिगना जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है उसके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। और प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि एक कंपाउंड है वो उसकी क्या ख़ासियतें हैं, ठीक है ना। वो काला होता है, ठीक है ना, उसका रंग कैसा होता है, ठीक है ना, काला वाइट ये वो, यानी कि जो उनसे कुदरती या फिर आर्टिफिशियली तौर पर कुदरती तौर पर या फिर इंसानी तरीके से तैयार होने वाले जो उनसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि उनकी बनाव, यानी कि ठीक है ना, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कंपाउंड है, ठीक है, वो जब पानी में हल होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, यानी कि ऐसे ऐसे करके प्रॉपर्टीज़ बतानी है, ठीक है ना। आगे आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, ओके। पेट्रोकेमिकल्स में हम पेट्रोकेमिकल्स ऐसे प्रोडक्ट केमिकल्स होते हैं जिसमें इथाइलिन, प्रोपाइलिन, मिथानॉल, ठीक है ना, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स यानी कि आप मुश्किल से आप ये कह सकते हैं कि जी जिनमें इथाइलिन, प्रोपाइलिन और मिथानॉल, इथाइलिन ये जो उनसे हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ये क्या है, ये प्रोपीन है, ठीक है ना। ये आप आगे जाके पढ़ेंगे, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ठीक है ना। ये थोड़े बहुत है, मैं लिख देता हूँ, बस ये दो ही लिख देता हूँ, ठीक है। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, जिनमें ऐसे ठीक है ना, ऐसी चीज़ें जिनमें इन दोनों के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जी पेट्रोकेमिकल। यानी कि पेट्रोकेमिकल कौन से होते हैं, इनमें सबसे पहले पेपर आया था, कागज़, डिटर्जेंट्स जो उनसे आप फ्लश वगैरह ढूंढते हैं, वो सोप साबुन वगैरह आ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं, फिर मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह आ जाती है, प्लास्टिक्स आ जाता है, एंड पिगमेंट्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। पिगमेंट्स और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स में क्या फ़र्क है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स दोनों जो उनसे हैं ये कीड़े मार अद्वियात में शामिल होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जो उनसे पिगमेंट्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं, यानी कि इस पिगमेंट्स का जहाँ पर भी नाम आया यहाँ पर आपने सोचना है जी यहाँ पर कलर की बात, रंग की बात हो रही है। इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स की बात जहाँ पर है वहाँ पर आपने सोचना है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर फसलों की बात हो रही है कि फसलों में कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, उनमें जो है डिजीज़ लग जाती हैं, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, वो बीमार नहीं होने देते, ठीक है ना। इसे कहते हैं पेट्रोकेमिकल। ये सारे क्या जितने भी मैंने नाम लिए हैं ना वो सारे पेट्रोकेमिकल में शामिल हैं, ओके। केमिस्ट्री जो उनसी होती है, ये केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री ठीक है ना, केमिस्ट्री बाज़ दफ़ा क्या होती है, केमिस्ट्री जो उनसी होती है ये ठीक है ना, ये बाज़ दफ़ा आपको टॉक्सिक वाटर आता है जी, टॉक्सिक वाटर वो कहाँ से आता है, फैक्ट्री से आता है। ये फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है, टॉक्सिक वाटर प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री, ठीक है ना। कंटेमिनेटेड वाटर, पॉल्यूटेड एयर। कंटेमिनेटेड वाटर का क्या मतलब होता है, कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है गंदा पानी, ठीक है ना। कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है ना, ऐसा पानी जो पीने के काबिल ना हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर। यानी कि केमिस्ट्री जो उनसी होती है वो आपको कंटेमिनेटेड वाटर का मतलब होता है कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड वाटर होता है, टॉक्सिक वाटर होता है केमिस्ट्री में। जहाँ पर भी केमिस्ट्री टॉक्सिक वाटर, यानी कि केमिस्ट्री से ही केमिस्ट्री के नुकसान भी हैं कि ये टॉक्सिक वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें टॉक्सिक वाटर प्रोड्यूस होता है, कंटेमिनेटेड वाटर प्रोड्यूस होता है जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जब भी हम पी लेते हैं तो मौत भी हो सकती है। पॉल्यूटेड एयर में जब SO2 की मकदार बढ़ जाए, पॉल्यूटेड एयर वो होती है जिसमें ऑक्सीजन की मकदार कम हो और ये SO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, CO, ठीक है ना, और ये जो उनसे कंपाउंड्स हैं ये ज़्यादा हो जाए ना तो इसे हम पॉल्यूटेड एयर कहते हैं। CO होगी,
ठीक है ना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। जब इनकी मिकदार बढ़ जाती है तो वो कहते हैं पॉल्यूटेड एयर, ठीक है। अब हमने पता चल गया है कि केमिस्ट्री जो सी होती है ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, ठीक है। ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, केमिस्ट्री जो सी होती है वह हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट को भी इम्प्रूव करती है, ठीक है, कि केमिस्ट्री की खासियतें हैं। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन, यानी कि बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमने बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है। सबसे पहले तो हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ना है जी इसकी तारीफ़ों के बारे में, यानी कि इसकी शाखों के बारे में, इसकी कितनी ब्रांचेज़ हैं, ठीक है, ब्रांचेज़ के बारे में पढ़ना है। ब्रांचेज़ के बाद हमने ठीक है ना, ब्रांचेज़ के बाद हमने क्या पढ़ना है, ब्रांचेज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ब्रांचेज़ के बाद हमने क्या पढ़ना है, ब्रांचेज़ के बारे में के बाद हमने केमिस्ट्री के थोड़े से बहुत कॉन्सेप्ट समझने हैं, ये इसी कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना, वो भी हमने समझने हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझने हैं इसी केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर कंटेमिनेटेड जोन सा, कंटेमिनेटेड वाटर जोन सा होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है ना। टॉक्सिक वाटर में क्या फ़र्क होता है, टॉक्सिक वाटर में ठीक है ना, और कंटेमिनेटेड वाटर में पैरासाइट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमारियाँ में लाक हो जाती हैं, उसे कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर। ओके हो गया, ठीक है सर, ये हमने कर लिया है थोड़ा बहुत, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ओके हो गया, ये इंट्रोडक्शन की समझ आ गई है आपको। हमें पता है, हम पीछे पढ़ कर आए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमें पता है कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में और क्या होता है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं, ब्रांचेस ऑफ ठीक है ना केमिस्ट्री में हम पढ़ने जा रहे हैं जी, हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं। ऑल एनिमल्स डिपेंड्स अपॉन, यानी कि सारे जो उनसे एनिमल्स हैं वो O2 पर डिपेंड करते हैं। ट्रीज़ आर, और जो उनसे ट्रीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं O2, जो उनसे ट्रीज़ हैं वो O2 प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि O2 प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि O2 है, ठीक है ना। O2 कौन प्रोड्यूस करता है, ट्रीज़, ठीक है, और ये ट्रीज़ प्रोड्यूस करती हैं O2, ठीक है, ट्रीज़, ये गलती से हो गया, ट्रीज़ जो सी हैं वो O2 पैदा करती हैं, ठीक है ना, यानी कि ये O2 पैदा करती हैं ट्रीज़, और ये जो सा ये O2 है ये तमाम एनिमल्स के लिए, ऑल एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा नीड होती है इसकी, अगर ये ना हो तो हम मर जाएंगे। ऑल एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन। ओके हो गया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है सर फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है सर, फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है ये भी बताएं सर। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है सर जी, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या होता है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो सी होती है इसमें हम पढ़ते हैं, हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ते हैं, फ़िज़िकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि स्ट्रक्चर है ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हाउ टू, हम केमिकल कंपाउंड्स है, कोई भी कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, उसके हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। और केमिकल कंपाउंड ठीक है ना किस तरह दूसरे कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, हाउ टू रिएक्ट विद अदर केमिकल्स, यानी कि कैसे अदर केमिकल्स दूसरे केमिकल्स के साथ ये रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं कि दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, उस दौरान क्या क्या पैदा होते हैं, क्या क्या एनर्जी कौन सी खारिज होती है। और फिर उसके बाद ऑल बॉन्ड्स विच प्रेजेंट इन वन केमिकल कंपाउंड, यानी कि ऑल बॉन्ड्स विच प्रेजेंट इन वन केमिकल कंपाउंड, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो उनसे कंपाउंड है उसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, ये कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं कि जब वो रिएक्ट करता है उसमें कौन से बॉन्ड प्रोड्यूस होते हैं। अभी मैं बॉन्ड के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, बहुत से बॉन्ड हैं, ठीक है ना, आपने आगे पढ़ने हैं, ठीक है, बस आपने ये याद रखना है। इस केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हम ठीक है ना एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उसकी साख्त के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरे केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते कि क्या क्या दूसरे कंपाउंड्स कौन कौन से बनाता है, दूसरे केमिकल्स कौन कौन से बनाता है। और इसी तरह ये कंपाउंड जो सा होता है केमिकल कंपाउंड, ये कंपाउंड जो सा होता है
ठीक है ना। और इसकी और एक कंपाउंड में कौन कौन से ठीक ना बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके हो गया, समझ आ गई इसकी, ठीक है ना। कौन कौन से ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके हो गया। अब उसके बाद आगे आता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के साथ के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ठीक है ना कैसे केमिकल है उसकी कंपोजिशन, उसका ठीक है केमिकल कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, और ठीक है ना केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन कौन से कंपाउंड्स बनाता है मज़ीद, और केमिकल कंपाउंड जो सा होता है उसमें कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये आगे आप पढ़ेंगे। फिर इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। डेरिवेटिव्स का मतलब है इसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, यानी कि हाइड्रोकार्बन हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर बने होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन होता है और इसमें कार्बन होती है, हाइड्रोजन और कार्बन। ओके हो गया, समझ आ गई। इसमें 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उसे कहते हैं डेरिवेटिव्स। यह आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बस मट्ठा दे दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। और फिर उसके बाद एक यहाँ पर एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है कोवलेंट कंपाउंड्स की। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स, दो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है ना, दो ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जिनके दरमियान यानी कि मिसाल के तौर पर कोई भी दो ऐसे कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड, ठीक है ना, वो अपने वैलेंस शेल यानी कि कोई भी वैलेंस शेल इसे कहते हैं, ये वैलेंस शेल, ये सबसे आखिर वाला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका वैलेंस शेल के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में, ठीक है ना, आपस में क्या हो, इमर्ज हो रहे हो, यानी कि इनके वैलेंस शेल आपस में अटैच हो रहे हो, यानी कि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यानी कि अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया हो। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, इंग्लिश में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 2 कंपाउंड्स विच शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि ये वैलेंस शेल हैं, ठीक है ना, इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं ये दो कंपाउंड्स। ओके हो गया, इसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ये कोवलेंट कंपाउंड्स की मैंने थोड़ी बहुत ही दे दी है, ठीक है ना, ये बीच में आया हुआ है। और फिर उसके बाद आगे है जी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कंसिस्ट। अब हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने बताया कि कंसिस्ट इंटायर विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह नेचुरली, और फिर इसी तरह ये जो उनसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो आर्टिफिशियली, यानी कि इंसान भी बनाता है इसे, आर्टिफिशियली भी इस्तेमाल होते हैं, और नेचुरली भी ठीक है ना, नेचुरली भी इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि नेचुरली भी आप नेचुरल में भी यानी कि नेचर में भी बनते हैं, और आर्टिफिशियली इंसान भी इसे प्रिपेयर करता है, ठीक है ना, लेबोरेटरीज़ में प्रिपेयर करता है। ओके हो गया। अब उसके बाद पेट्रोलियम। अब यहाँ पर हमने इतना तो पढ़ लिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में मुताला किया जाता है। डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं कि जिनमें अल्केन्स, अल्काइन आते हैं, और हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ ये ये दोनों मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, और हाइड्रोकार्बन के 3 बड़े ग्रुप अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस, उनके डेरिवेटिव उनके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड, इसमें एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है, इसमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड्स विच शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ वो ठीक है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, उसे कहते हैं जी कोवलेंट कंपाउंड्स। और फिर ये आर्टिफिशियली तौर पर भी बनते हैं और नेचुरल तौर पर भी बनते हैं। सर ये देखें एंटी केमिकल, ठीक है ना, मैं आपको बताना चाह रहा था, चलो यार फिर दोबारा। सर ये देखें आपको मैं फिर दोबारा बता देता हूँ सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ये हाइड्रोकार्बन, जो इसमें हाइड्रोकार्बन की बात, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स की बात हो रही होती है। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, और डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं इसमें, लेकिन इनके तीन बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। जो
हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना, हाइड्रोजन और कार्बन की जहाँ बात हुई होगी, ये दो ठीक है ना, समझ लो कि दो जहाँ पर कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड में दोनों चीज़ें नज़र आ गई, हाइड्रोजन और कार्बन, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, हाइड्रोकार्बन्स की बात हो रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे सर मैं आपको बताना चाह रहा था कि ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद आगे हम पढ़ने जा रहे थे, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स हो गया। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स भी ठीक है ना लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुश्किल अल्फाज होंगे, मैं मायने बता रहा हूँ। कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है सर कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक बॉन्ड बना रहे होते हैं, यानी कि वैलेंस, टू कंपाउंड्स विच शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर वैलेंस शेल, उसके वैलेंस शेल के आपस में वो बॉन्ड बना रहे होते हैं, इसे कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके हो गया, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना, टू कंपाउंड्स जिनके वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल एक एटम है, उसका जो सा बाहरी शेल है, उसमें मौजूद जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में जो उनसे बॉन्ड बना रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई दो कंपाउंड्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई से दो कंपाउंड्स हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई से दो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि आपस में बॉन्ड एक ही बॉन्ड सिर्फ, यानी कि एक ही बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, उसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और फिर इसी तरह कोवलेंट कंपाउंड मैंने आपको बता दिया है कि टू कंपाउंड्स विच कनेक्ट विद ईच अदर विद हिज इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से आप इसमें जुड़े हुए हैं, उसे कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड की बात कर दीजिए, ओके। अब कोवलेंट कंपाउंड के बाद ठीक है ना, उस यहीं पर लिखा हुआ है, इसी हेडिंग में लिखा हुआ है कि भाई कोवलेंट कंपाउंड तो हमारा हो गया। अब ठीक है ना, डेरिवेटिव्स भी हो गया, ठीक है, हाँ डेरिवेटिव्स भी हो गया, ओके सर। यहाँ पर जो से ठीक है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये इंसान भी बनाता है, ये नेचुरली भी बनते हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये नेचुरली भी बनते हैं, ये ठीक है ना, नेचुरली भी बनते हैं और आर्टिफिशियली भी, ठीक है ना, इन्हें इंसान भी बनाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेचुरली तैयार किया जाता है, कुदरती तौर पर भी तैयार किया जाता है, और आर्टिफिशियली तौर पर भी इन्हें तैयार किया जा रहा है। ओके सर, ठीक है, समझ आ गई सर, इन्हें ओके हो गया सर, समझ आ गई है सर। पेट्रोलियम क्या होता है सर? बीच में पेट्रोलियम भी लिखा हुआ है। पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल में शामिल होता है। फॉसिल फ्यूल जो सा होता है, ये ऐसे फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं कि ठीक है ना, जो ज़मीन से निकलता हो, जो ज़मीन से निकलने वाले को क्या कहते हैं, जो ज़मीन से निकलने वाली मादनियात होती हैं, उसमें एक फॉसिल फ्यूल होता है, वो ठीक है ना, वो पेट्रोल हम उससे ही हासिल करते हैं, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल ज़मीन से निकलने हैं, ये एक ख़ास मुद्दत तक निकलते हैं, जब तक एक ऐसा दौर रहेगा कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि फॉसिल फ्यूल ज़मीन से निकलने वाली मादनियात वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना, ये ज़मीन से निकलता है, इसी तरह पेट्रोकेमिकल्स इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ये ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, अल्कीन्स के, ठीक है ना। मैं इतनी दूर नहीं लेकर जा रहा, आप जहाँ पर भी प्लास्टिक का नाम सुने, ठीक है ना, प्लास्टिक का नाम सुने, ठीक है, आप जहाँ पर भी नाम सुने जी प्लास्टिक का, प्लास्टिक क्या पेट्रोकेमिकल्स में आता है जी, आपका प्लास्टिक आ जाता है पेट्रोकेमिकल में, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, मेरे नाम मुंह पर नहीं आ रहा, साबुन आते हैं पेट्रोकेमिकल में, डिटर्जेंट्स आते हैं, बस जहाँ पर भी ये तीनों नाम आ जाएं, ठीक है ना, समझ लेना वो पेट्रोकेमिकल्स हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पेट्रोकेमिकल्स में क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स में प्लास्टिक्स होते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक्स वेस्ट, साबुन और ठीक है ना, डिटर्जेंट्स। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जिनमें ड्रग्स और मेडिसिन बनती हैं, ठीक है। ओके हो गया सर, समझ आ गई है?
ओके हो गया सर। मेडिसिन वगैरह बनती हैं, समझ आ गई है इतना, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ इन्हें कहते हैं। ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने समझ ली है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने समझ लिया सर, ठीक है ना। ये नीचे जो उनसे आपको तंग कर रहे थे अल्फाज, ठीक है ना, मैंने उन्हें भी समझा दिया है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिया है। ओके हो गया, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जा रहे हैं अब हम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम ऑर्गेनिक के बारे में नहीं पढ़ते, सिर्फ ऑर्गेनिक हाइड्रोजन और कार्बन को निकाल कर जितने भी हम कंपाउंड्स रह गए हैं पीछे, वो सब हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में भी आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश में मतलब है कि एक्सेप्ट हाइड्रोजन, except hydrocarbons, except hydrogen and carbon, we study in organic chemistry all elements, यानी कि हाइड्रोजन को भी निकाल दो और कार्बन को भी निकाल दो, ठीक है ना। हम इसमें ठीक है ना, इन दोनों के सिवा सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके हो गया, समझ आ गई। मैंने आपको समझा दिया है बेटा कि सब ठीक है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, किस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन और कार्बन को निकाल कर और इनके डेरिवेटिव्स को निकाल कर बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव्स अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को भी निकाल कर, हाइड्रोजन कार्बन को भी निकाल कर, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस भी हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। ये कोई बेसिक, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। परेशान नहीं होना आपने, ठीक है, परेशान नहीं होना भाई, परेशान नहीं होना। परेशान होगे तो फंस जाओगे केमिस्ट्री में, ठीक है सर, समझ आ गई मुझे, मैं नहीं परेशान हूँ। अब उसके बाद आगे है जी, इसकी एग्जांपल में ले लो जी, गिलास हो गया। ये गिलास जो सा हम पीते हैं गिलास, वो किसका बना होता है, स्टील का। स्टील में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होती, ठीक है ना। सीमेंट का, कंक्रीट, सीमेंट, कंक्रीट, ये आपकी बुक्स में एग्जांपल दी हुई हैं, ग्लास, सीमेंट, कंक्रीट वगैरह, ठीक है ना। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाह रहा। और यहाँ पर आपकी बुक में एक लफ्ज़ आया है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है सर मेटलर्जी क्या होती है, मुझे नहीं समझ आ रही सर। केमिस्ट्री है, बहुत जालिम है, बहुत जालिम सब्जेक्ट है, मेरा दिमाग घूमने लग पड़ा है सर। मेटलर्जी क्या होती है सर, मेटलर्जी क्या होती है सर मेटलर्जी क्या होती है सर बताएं तो सही, मेटलर्जी क्या होती है। मेटलर्जी प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स होता है भाई, फ्रॉम मिनरल्स, यानी कि जब आप ज़मीन से कोई मेटल निकालते हैं, जब भी आप कोई मेटल ज़मीन में से निकालते हैं, ज़मीन है, अर्थ है, अर्थ में से जब आपने कोई मेटल निकाली, उस मेटल में आपको मिनरल मिलेंगे भाई, मिनरल मिलेंगे, उसके साथ लगे हुए मिनरल। अब ये मिनरल क्या होते हैं सर, मुझे मिनरल की भी नहीं समझ है सर। ये मिनरल होते हैं सॉइल, सैंड, रेत लगी होती है, रॉक्स, कुछ कंकर उसके साथ लगे होते हैं, लाइमस्टोन, एक लाइमस्टोन भी लगा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका ये यूनिट है लाइमस्टोन का। यानी कि मिनरल्स होते हैं सैंड, सॉइल, कैल्शियम कार्बोनेट, ये मेटल्स के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है ना। जब हम इन मिनरल्स को मेटल्स के साथ मेटल से अलग करते हैं और मेटल्स को अपने पास रख लेते हैं, इन मिनरल्स को अलग करके, तो हम इन्हें कहते हैं जी, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी है सर। ये मेटलर्जी है। ओके हो गया सर, मुझे समझ आ गई है सर, ये मेटल आ गई हमारे पास, ये मैंने मेटल अलग कर ली, और बाका जो सा मिनरल है ये हमने अलग कर लिया, ठीक है सर। मिनरल भी मैंने अलग कर लिया सर। ये मेटल को हम कह देंगे ये मेटल ही है। ये मिनरल जो से होंगे, ये जो से अलग हुए हैं, इन्हें हम ओड्स का नाम दे देंगे। ये ओड्स हैं, ये क्या है, मेटल है, ये हम मेटलर्जी है, ये मेटलर्जी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ये होता है, ठीक है। समझ आ गई है सर मुझे। अब आगे हम जाते हैं। सर बायोकेमिस्ट्री क्या होती है सर, ये भी बताएं बायोकेमिस्ट्री क्या होती है सर, मुझे इसकी भी नहीं समझ है, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है सर।
जो उनसे ठीक है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो उनसे ज़िंदा जानवर हैं, जो उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले जो उनसे रिएक्शंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ठीक है ना जो उनसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं बाकायदा आपकी बॉडी के अंदर जो उनसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि सब्सटेंसेस शेयों के, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यानी कि इसमें हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं जी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी स्ट्रक्चर का ठीक है ना जो उनसे कंपाउंड आप इसमें केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जो उनसे जानवरों में हो रहे हैं ना कि बाहर, जानवरों से बाहर हो रहे हैं, ठीक है ना, जो उनसे जानवरों के जिस्मों के अंदर हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ते हैं। वो जो उनसे कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वो जो उनसे कंपाउंड्स हैं उनकी कॉम्पोजिशन, उनकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं सर। ओके हो गया सर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सिंथेसिस। अब उसके बाद यहाँ पर सिंथेसिस एक वर्ड है, सिंथेसिस क्या होता है सर? सर सिंथेसिस क्या होता है ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, स्ट्रक्चर पे ठीक है ना, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्मों के अंदर उनसे हो रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं जी, कंपाउंड्स के, उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद हैं, और कॉम्पोजिशन साख्त क्या है उन कंपाउंड्स की, उन कंपाउंड्स के अंदर के कौन कौन से बॉन्ड्स बने होते हैं, उन कंपाउंड्स में कौन कौन से बॉन्ड हैं, उन कंपाउंड्स ने कौन कौन से ठीक है ना बॉन्ड्स इख्तियार किए हुए हैं, आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है, कोवलेंट बॉन्ड है, या फिर आयनिक है, जो उनसे भी हैं, ठीक है ना। अभी मज़ीद बचीदा नहीं बात करते हैं, बस आपने ये 3 चीज़ें याद करनी हैं। सर यहाँ पर एक वर्ड है सिंथेसिस। सर सिंथेसिस क्या होता है सर? सर सिंथेसिस क्या होता है सर, ये भी मुझे बताएं, ये क्या होता है सर? मुझे नहीं समझ आ रही सिंथेसिस की। ठीक है ना, सिंथेसिस क्या होता है, ठीक है ना, सिंथेसिस में आप ये पढ़ते हैं कि आप ठीक है ना 9th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 10th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 11th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 12th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं सारी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो 4 क्लासों की, चारों क्लासों की केमिस्ट्री मिलाकर जो उनसा हम नॉलेज तैयार करते हैं, बेसिक नॉलेज, उसे हम कहते हैं थीसिस ठीक है। 9th की केमिस्ट्री पढ़ी, 10th की केमिस्ट्री पढ़ी, 11th की, 12th की केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद हमने जो उनसे बेसिक नॉलेज बनाया उसे हम कहते हैं जी थीसिस, हम इसी को कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। समझ आ गई, ऐसा होता है सिंथेसिस का मतलब। अब उसके बाद मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये भी एक इस्तिलाह है, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म ऑफ ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं सर? अब ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ये क्या होते हैं सर? मुझे इसकी भी नहीं समझ है सर मुझे इसकी भी नहीं समझ सर जी आपने परेशान नहीं होना सर, बस ये बात याद रखनी है, परेशान नहीं होना सर भाई। इस ये प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच वही ब्रेकिंग एंड मेकिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जहाँ पर हम ठीक है ना ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का इसका फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, ये इसका हमने सिंबल लिख दिया है ग्लूकोज का, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि ग्लूकोज है ग्लूकोज है ठीक है ना, ग्लूकोज है, इसको हम बनाते भी हैं, इस प्रोसेस में बनाते भी हैं, मेक भी करते हैं और इसको तोड़ते भी हैं, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है ठीक है ना मेटाबॉलिज्म बायोमोलिक्यूल्स, ये जानवरों में अक्सर होता है, ठीक है ना। हाउ एन के इसमें हम एनिमल जो सा है वो खाता कैसे है, एंड गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, एंड हाउ एन एनिमल बिकम्स हेल्दियर फ्रॉम डिजीज़, यानी कि इसका मतलब ठीक है ना आपके यहाँ पर बताया हुआ है कि एक एनिमल है वो ठीक है ना खुराक जब खाता है, ठीक है ना, जब एक एनिमल है वो खुराक खाता है वो खुराक खाता है, एक एनिमल है वो खुराक खाता है, ठीक है। उसको उस खुराक से एनर्जी कैसे मिल रही है ये भी बताना है, ठीक है ना। वो एनर्जी कैसे मिल रही है उसे उस खुराक से, मुझे भी पता चले वो एनर्जी कैसे मिल रही है, आए हमने बताना है जी इस केमिस्ट्री में, बायो केमिस्ट्री में वो उसे मिल कैसे रही है एनर्जी, ये भी तो बताना है। और फिर उसके बाद हेल्दियर
सर मुझे नहीं समझ आ रही। सर केमिकल है, एनिमल है, वो जब खुराक खाता है तो उसे एनर्जी कैसे मिलती है, ये भी हमने पढ़ना है। उसे एनर्जी कैसे मिलती है सर, ये भी हमने पढ़ना है। और फिर उसके बाद अब जब वो बीमार होता है, एक एनिमल है, वो डिजीज़ का शिकार होता है, तो वो उस डिजीज़ से ठीक कैसे होता है। एनिमल है, वो बीमार क्यों होता है और उस बीमारी से वो ठीक कैसे होता है, ये भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। यानी कि जानवरों के बारे में जहाँ पर भी जानवरों का इल्म आ जाए, समझ लो कि वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ऐसे कंपाउंड, यानी कि बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, एक बायोलॉजी भी होती है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री भी होती है। ये आप आगे जाकर जब आप ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने आप ही बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में फ़र्क करना सीख जाओगे। बायोलॉजी होती है पूरे जानवर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बायो के बारे में पढ़ना, ठीक है ना, इंसानों जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में पढ़ना, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड आ गया, इसका मतलब है यहाँ पर कंपाउंड्स की बात होगी, यहाँ पर एलिमेंट्स की बात होगी जो उनके अंदर हैं, ठीक है। डिजीज़ से ठीक कैसे होता है, ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गई। मैं अब उसके बाद क्या है कि एग्ज़ाम्पल है, इसकी एग्ज़ाम्पल ले लो कि मेडिसिन है, फूड साइंस है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल। इसकी एग्ज़ाम्पल में दो एग्ज़ाम्पल्स हैं इनकी, ठीक है ना। एक तो मेडिसिन है, ठीक है ना, ये जब जानवर मेडिसिन खाएगा, ठीक है ना, वो ठीक हो जाएगा, और वो ठीक होने का प्रोसेस हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और फूड साइंस, जब भी एक जानवर है वो खाता है, उसको एनर्जी कैसे मिलती है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ओके हो गया। सर आगे पढ़ते हैं, सर आगे पढ़ते हैं, सर आगे पढ़ते हैं, सर आगे पढ़ते हैं, सर आगे पढ़ते हैं। सर यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं अब हम। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स करते हैं, यानी कि हम कमर्शियल स्केल पर, इंडस्ट्रीज़ के लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, फैक्ट्रियों के लेवल पर हम क्या करते हैं, हम कंपाउंड्स तैयार करते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, इन्हें हम कहते हैं जी मेकिंग कंपाउंड्स इन ऑन कमर्शियल लेवल। वो ठीक है, प्रिपेयरिंग द केमिकल्स आर कॉल्ड, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ओके हो गया। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर बेसिक केमिकल्स जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, फैक्ट्री में सबसे बेसिक केमिकल होते हैं जी, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं इसके, ठीक है ना, वो हैं कीमियाई फार्मूले, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कास्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा कह रहा हूँ, यहाँ पर NaOH को कहते हैं, NaOH को क्या कहते थे सर, ये NaOH का मैं नाम भूल गया हूँ। यहाँ पर वो NaOH को सिट्रिक एसिड, नहीं NaOH को देख लेना आप, सल्फ्यूरिक जो सा मुश्किल सा नाम होगा, इन 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 ये उसे कहते हैं NaOH, ठीक है ना। कास्टिक सोडा पता नहीं क्या था उसका नाम, मुझे समझ नहीं आया, मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है ना, बुक भी नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आम से केमिकल्स हैं, ये फैक्ट्रियों में तैयार होते रहते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन मैनी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, सोप्स एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ कि ये जो उनसे हैं, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है ना, ये जितने भी केमिकल्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज़, इन मैनी इंडस्ट्रीज़ लाइक टेक्सटाइल्स में, कपड़ा बनाने वाली सन्नत में, सोप में, साबुन में भी इस्तेमाल होते हैं, एंड एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी कि काश्तकारी में इस्तेमाल होते हैं, ओके हो गया, काश्तकारी में इस्तेमाल हो रहे हैं जी, मैं ये ठीक है ना, साबुन में इस्तेमाल हो रहे हैं, टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं सर, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं सर। रॉ मटेरियल्स का मतलब ये होता है नेचुरल गैस, कोल, मिनरल, प्लास्टिक यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज
यानी कि रॉ मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को अपना काम चलाने के लिए इस्तेमाल, यानी कि कोई भी अपना काम चलाना है, मिसाल अगर रुई है, काटन है, उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ़ केमिकल्स की ज़रूरत है। वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं? रॉ मटेरियल्स। कपड़ा बनाने के लिए कुछ थोड़े बहुत धागे, धागा किससे बनता है? वो केमिकल से बनता है। वो जो उनसे केमिकल्स हैं उनको ठीक है ना रॉ मटेरियल्स कहते हैं। या फिर ये जो उनसे हैं इन्हें भी हम रॉ मटेरियल्स कह सकते हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स आम इस्तेमाल होते हैं फैक्ट्रियों में। ये सारे के सारे केमिकल तो ये क्या हुए? ये उन फैक्ट्रियों के रॉ मटेरियल्स हुए कि जिससे हम वो अपना काम चला रही हैं, जिससे वो अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिससे एक फैक्ट्री अपना बिज़नेस रन कर सकती हो उसे कहते हैं रॉ मटेरियल्स। फिर इन्वायरमेंटल, ओके हो गया। और फिर उसके बाद हम ठीक है ना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है सर? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है सर? इन्वायरमेंटल क्या होता है सर? मुझे नहीं पता सर। इन्वायरमेंटल का मतलब ये होता है माहौल, यानी कि कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी कि एक इन्वायरमेंट है उसमें कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बारे में बात होती है जी। कंपोनेंट्स के ठीक है ना एटमॉस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारे के सारे स्फेयर वगैरह ये आसमानों में होते हैं। ये इन्वायरमेंटल की बात करते हैं जब हम। तो हम बिजली कैसे गड़कती है? बिजली जब बादलों पर गिरती है तो उसके बादलों के कंपाउंड्स यानी कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स ठीक है ना मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं ठीक है ना। वो सारे किस में आते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। वो सारे क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स। यानी कि कंपोनेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या असर होता है कि जब हम इंडस्ट्रीज़ रन करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ से ठीक है ना हमारी जो उनसे बारिश होती है वो एसिड रेन में तब्दील हो जाती है। वो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा उसका असर पड़ता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा है? कंपोनेंट्स का कंपोनेंट्स क्या क्या हैं ठीक है ना इन्वायरमेंट के? यानी कि इन्वायरमेंट कैसे चल रहा है ठीक है ना, ये जो सा माहौल है ये कैसे चल रहा है ठीक है ना, माहौल कैसे चल रहा है वो क्या कहता है? कंपोनेंट्स, ठीक है। His knowledge is important for our ecosystem maintained during his chemical industrial era. अब इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। बायोलॉजी ठीक है ना, इसमें हम जानवरों के बारे में, इंसानों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है ना। वो सारे इन्वायरमेंट में ही, माहौल में ही मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह जियो में हम सिर्फ ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं कि ज़मीन जो सी होती है ठीक है ना, ज़मीन की कितनी तहें हैं, ज़मीन के अंदर क्या है, ज़मीन का सबसे ज़मीन है ज़मीन का सबसे अंदर का जो उनका पॉइंट है, गर्म से गर्म चीज़ जो सी है यहाँ पर करके सेंटर में एक गर्म सा एक तावा, अब यानी कि आप मैग्मा ही समझ लें उसे, मैग्मा होता है ठीक है ना। इस ज़मीन के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं हम, ज़मीन कहाँ से ठंडी है, कहाँ से गर्म है जियो में। फिर इसी तरह इको में हम क्या पढ़ते हैं? इको में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो सा इको है, इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है ठीक है ना। जानवर कैसे एक दूसरे को खा रहे हैं। शेर हिरन को खाता है, हिरन घास खाता है ठीक है ना। और ठीक है ना, शेर डायरेक्ट घास नहीं खा रहा, वो हिरन को खा रहा है। तो हिरन को खाने के बाद उनसे उसके अंदर एनर्जी आती है, वो ठीक है ना पौधों, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सारा जो उनका साइकिल है ना इकोसिस्टम, कि कौन किसको खा रहा है और क्या खाने से फ़ायदा हो रहा है। इंसान मछली खा रहा है, मछली किसको खा रही है ठीक, कीड़ों को खा रही है, कीड़े किसको खा रहे हैं, कीड़े छोटे छोटे ठीक है ना फंजाई वायरसेस वगैरह को खा रहे हैं ठीक है ना। ये सारा हम इसमें पढ़ते हैं इकोसिस्टम में कि ये इकोसिस्टम में अगर कोई भी चीज़ में लाल बेग गायब हो जाए ठीक है ना, लाल बेग अगर इस दुनिया से ही गायब हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना, थोड़ी बहुत एग्जांपल दे देता हूँ। अगर लाल बेग इस दुनिया से ही गायब हो जाए तो लाल बेग क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पर अगर लाल बेग इस दुनिया से ही गायब हो जाएं तो चूहे मर जाएंगे ठीक है, ओके। अगर चूहे मर जाएंगे तो बिल्लियाँ मर जाएंगी, अगर बिल्लियाँ मर जाएंगी तो ठीक है ना फिर आगे कुत्ते मर जाएंगे। यानी कि ऐसे ही ये जुड़ा होता है आपस में ठीक है ना। कुछ इकोसिस्टम जियोलॉजी, ये इसकी क्या है ब्रांचेज है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, ओके ठीक है।
सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? सर ये रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? सर अब हमें पता होना चाहिए कि जब एक न्यूक्लियस ठीक है ना किसी दूसरे न्यूक्लियस के साथ मिलता है, जब एक एटम का न्यूक्लियस किसी दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ मिलता है, ठीक है ना, तो एक न्यू न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है ना, ये न्यू न्यूक्लियस बन गया है, ठीक है ना। और साथ ही ठीक है ना इसके साथ ही एक एनर्जी खारिज होती है, तो एक न्यू न्यूक्लियस बन जाता है। इसी तरह जब एक न्यूक्लियस जो उनसे है वो ठीक है ना वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ जुड़ता है, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि आप ये याद रखें कि मैं इतनी दूर नहीं बात लेकर जाना चाहता यार, फारग करो ये। आप परेशान हो जाओगे सर ये क्या मुझे पढ़ा दिया है, सर मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इतनी दूर नहीं बात लेकर जाता भाई, डर ना जाओगे भाई, यहाँ पर मैं इतनी दूर बात नहीं लेकर जा रहा, ठीक है, टेंशन ना लो, डरो ना बस। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई भी ठीक है ना, जब कोई भी मैं कह रहा हूँ कि जब यानी कि एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, यानी कि एक्ट होता है ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस, यानी कि इमिटिंग रेडिएशंस खारिज होते हैं, एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, अचानक से ही इमिटिंग रेडिएशंस, ठीक है ना, एक्ट ऑफ इमिटिंग रेडिएशंस स्पॉन्टेनियसली, इसे हम कहते हैं ठीक है ना, इसे हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं जी ये रेडियो एक्टिविटी कहलाती है, यानी कि एक्ट ऑफ इमिटिंग, यानी कि एक रेडिएशंस है वो अचानक ही खारिज हो गई हैं, उसे कहते हैं जी रेडियो एक्टिविटी, ओके, उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, ओके हो गया, उसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सर मुझे पता चल गया रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। मैं इसकी एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक एनर्जी है वो जब रिलीज़ होती है, यानी कि मिसाल के तौर पर न्यूक्लियर रेडिएशंस, इसकी एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी की एग्जांपल है जी सन, सूरज है, सूरज में एटमी धमाके हो रहे हैं, एटमी धमाकों से ठीक है ना रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, अचानक ही रेडिएशंस खारिज हो रही हैं, इसे हम कहते हैं जी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है सर ये मेरी बात समझ में आ गई है सर। अब ये इसमें रेडियोथेरापी में भी पढ़ते हैं, रेडियोथेरापी क्या होती है सर, रेडियो एक्टिविटी पढ़ ली, रेडियोथेरापी हम पढ़ने जा रहे हैं, रेडियोथेरापी क्या होती है सर, रेडियोथेरापी हाई डोजेज ऑफ रेडिएशंस टू किल कैंसर सेल्स एंड ट्यूमर्स, यानी कि जब किसी इंसान के कैंसर बन जाते हैं, यानी कि हाई डोजेज ऑफ रेडिएशंस, यानी कि हाई डोजेज ऑफ रेडिएशंस पुट ऑन द पेशेंट टू किल ट्यूमर्स एंड, या आपने लिख लेना, ठीक है ना, टू किल ट्यूमर्स एंड कैंसर सेल्स, ठीक है ना, जो कैंसर सेल्स और ट्यूमर्स को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना, रेडिएशन उसे कहते हैं जी रेडियोथेरापी, ठीक है ना, इसे मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने बता दिया, लिख लेना, रेडियोथेरापी से कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर नाम आया जी न्यूक्लियर, ठीक है ना सर, रेडियोथेरापी के बारे में पढ़ लिया। सर यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भी वर्ड है, सर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? सर न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? सर जी आपने घबराना नहीं है बस। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना, चेन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जो चेन में हो, ठीक है ना, चेन रिएक्शन ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे जाके चेन रिएक्शन होता है, किसमें? ये चेन रिएक्शन होता है nuclear chain reaction that produce heat through a physical process called fission, यानी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो ठीक है ना जो प्रोड्यूस होता है हीट थ्रू अ फिज़िकल प्रोसेस, यानी कि एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है जो ठीक है ना हो रहा होता है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो सा होता है ये हार्ड होता है, किसका? न्यूक्लियर पावर प्लांट का, ठीक है। इसमें ये फिज़िकली तौर पर ये रिएक्शन हो रहा होता है, जिसमें ठीक है ना चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ये हो रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जब ये हो रहा होता है ना, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, तो फिर क्या होता है, ये जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन हो रहा होता है तो ये हीट एनर्जी निकलती है।
जब ये हीट निकलती है ना, तो ये हीट जो उनसी होती है ना, ये हीट जब निकलती है, हीट निकलने के अमल को हम कहते हैं फिशन। जब ये हीट निकलती है तो इसे हम इस्तेमाल करते हैं भाप बनाने के लिए। ये हीट निकलती है तो हम इसे स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं। स्टीम बनाने के बाद, भाप बनाने के बाद फिर हम टरबाइन होती है, टरबाइन जो घूमती रहती है टरबाइन उसे कहते हैं टरबाइन, ठीक है ना। टरबाइन उसे कहते हैं जो घूमती है। हम टरबाइन को स्पिन करवाते हैं। स्पिन यानी कि उसके एक्सिस, यानी कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल, ये टरबाइन इसके ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, उसे कहते हैं टरबाइन। ये स्पिन टरबाइन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये घूमती है ना टरबाइन, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। मैंने क्या कहा आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, ये हार्ट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। और जब इसमें चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। फिज़िकली तौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर में फिज़िकली तौर पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, जिसके नतीजा में हीट पैदा होती है। हीट से हम स्टीम बनाते हैं, भाप बनाते हैं। और ये भाप जब हम प्रेशर के साथ टरबाइन पर टकराते हैं ना, तो टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो फिर उसके बाद यहाँ से टरबाइन घूमने की वजह से, टरबाइन जब घूमने लग पड़ती है, ठीक है ना, टरबाइन जब घूमने लग पड़ती है, टरबाइन जब घूमने लग पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो जाती है। ओके हो गया, समझ आ गई इतनी? ओके, इसे हम कहते हैं जी न्यूक्लियर रिएक्टर, जो उनसा न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। ओके, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, यही है, अब हम यही पढ़ रहे हैं, अब हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, वो गलती से मिट गया, ठीक है ना। अब हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है ना। मैंने आपको चंद बातें बता दी हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। हमने अभी एटॉमिक, ठीक है ना, एनर्जी के बारे में पढ़ना है। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? एटॉमिक एनर्जी वो एनर्जी होती है कि जो रिलीज़ होती है रेडियो एक्टिविटी के दौरान, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान, ठीक है ना। यानी कि न्यूक्लियर ये जो सी एटॉमिक एनर्जी होती है, ये रेडियो एक्टिविटी जो सा मैंने अभी ऊपर पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो सूरज में जो उनसे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एटमी धमाके हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा एटमी धमाके होते हैं, अचानक से जो सी रेडिएशंस खारिज होती हैं, उसमें जो सी खारिज होने वाली एनर्जी को कहते हैं एटॉमिक एनर्जी। और फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बहुत न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी ये सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, खारिज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शंस की भी मैंने एग्जांपल दी है, ठीक है ना, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है ना, इसमें जब दो न्यूक्लियस आपस में टकराते हैं तो एक न्यू न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है ना। और वो न्यूक्लियस भी बनता है और साथ ही एटमी तवानाई भी खारिज होती है, एटॉमिक एनर्जी भी खारिज होती है, ठीक है ना। ओके हो गया, समझ आ गई आपको? ठीक है। और फिर उसके बाद ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर हम एटॉमिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस, एटॉमिक एनर्जी और इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ते हैं। रेडियो थेरापी के बारे में पढ़ते हैं, मैंने आपको भी पढ़ाया है। और फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, महफूज कैसे करते हैं। और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मैंने अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में भी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई सर? सर कुछ भी नहीं है, ये घबराना नहीं है, बस ये 1-2 दफ़ा आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये वीडियो बार बार देखनी है। ओके हो गया, समझ आ गई सर? अब आगे है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है सर? एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है सर? सर मुझे नहीं पता सर, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता सर, आप बताएं। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता सर, आप ही बता दें सर। इसका मतलब है कि ये जो उनसी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं कि एक सैंपल है, एक सैंपल का हम एनालिसिस करते हैं एक सैंपल का। ये एनालिसिस का मतलब ये है कि हम उसमें एनालिसिस 2 तरह के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है ना, एक होता है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस
एक होता है जी क्वालिटेटिव, एक होता है जी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव में पढ़ते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, यानी कि वो जो सा सैंपल है, सैंपल में केमिकल कितने कौन कौन से हैं, यानी कि केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं इसमें, केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से हैं सर केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से केमिकल कंपाउंड से मिलकर बनाए ये, एंड कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। फिर इसी तरह क्वांटिटेटिव में हम क्या पढ़ते हैं? क्वांटिटेटिव में हम पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, यानी कि जो उनसे केमिकल कंपाउंड्स हैं इनकी मिकदारें क्या क्या हैं, केमिकल कंपाउंड्स कितनी मिकदारों में, यानी कि इनकी अमाउंट के बारे में पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड्स की। हाउ टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड विद अमाउंट, यानी कि इन अमाउंट हम क्या पढ़ते हैं? द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट, यानी कि हर कंपोनेंट जो उनसे है, हर कंपोनेंट उस सैंपल में कितनी मिकदार में मौजूद है और इस कंपोनेंट में कितने कंपाउंड्स मौजूद हैं, वो क्वालिटेटिव वो कहलाता है। और उस सैंपल में कितने कंपाउंड हैं और उनकी मिकदारें क्या क्या हैं, वो है जी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना, ये हम इसमें हम इनकी तारीफ़ें भी लिख लेते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, यानी कि कौन कौन से केमिकल से वो मिलकर बना है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फूड एंड वाटर एनालिसिस, फूड भी है एक, ठीक ना, एनालिसिस, और वाटर भी है। ओके हो गया, समझ आ गई, मुझे समझ आ गई भाई। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है ना। आपने करना गया, एक सैंपल है उसके दो एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम वो कंपाउंड जो से सैंपल है उसमें कंपाउंड की मिकदारों के बारे में पढ़ते हैं कि कंपाउंड कितनी मिकदार में मौजूद है उस सैंपल में। क्वालिटेटिव में क्या पढ़ते हैं कि हम उस सैंपल में जो कितने को कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के नाम ही बस लिखते हैं और कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है ना। फूड और वाटर इसकी एग्जांपल आ गई, समझ आ गई सर मुझे नहीं डर लगता आप केमिस्ट्री से सर, आप जब साथ हैं तो मैं भी आपके साथ हूँ सर। ओके हो गया सर एक लाइक ठोक दें आप, बस आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बड़ा दिल लगा कर आपको पढ़ाया सर कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक ठोक दीजिएगा।